मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के संबंध में अध्ययन करेंगे। स्विस संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विस राजमंडल 23 संप्रभुत्व संपन्न कैंटोनों की जनता से मिलकर बना है। संविधान की इस भाषा के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि स्विट्जरलैंड एक राज्यमंडल है, संघराज्य नहीं। उनका कथन है कि संविधान में कैंटोनों को संप्रभुता संपन्न कहा गया है और संप्रभु इकाइयाँ एवं राज्यमंडल को ही जन्म दे सकती हैं, संघराज्य को नहीं। उनका द्वितीय तर्क है कि 1848 को जिस व्यवस्था के आधार पर इसका गठन हुआ है वह एक संधि मात्र है, संविधान नहीं, और संधि एक राज्यमंडल को ही जन्म दे सकती है, संघराज्य को नहीं। किंतु वास्तविकता यह है कि स्विट्जरलैंड एक संघराज्य है, राज्यमंडल नहीं। राज्यमंडल का अर्थ राज्यों के उस ढीले ढाले संघ से होता है जिसमें सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव हो और जिसमें इकाइयों को केंद्र से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता हो। लेकिन स्विट्जरलैंड में केंद्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली है और कैंटोनों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कहना भी उचित नहीं है कि 1848 में लिखित प्रलेख के रूप में की गई व्यवस्था एक संधि या गठबंधन मात्र था। वास्तव में यदि कोई संधि या मात्र गठबंधन नहीं वरन संविधान के सभी अर्थों में एक संविधान है। वस्तुतः जैसा कि वाल्टर ने कहा है, सन 1848 के लोगों की भी राय थी कि वे संविधान बना रहे थे और अब भी साधारण लोगों का ऐसा विश्वास है। स्विट्जरलैंड में 1998 में एक नया संविधान बना है तथा 1999 से इसे लागू किया गया है। इस नवीन संविधान से ही इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्विट्जरलैंड एक परिसंघ या राज्यमंडल नहीं वरन एक संघराज्य है। वास्तव में स्विट्जरलैंड के लिए राज्यमंडल शब्द भ्रामक है और यह एक संघराज्य है। स्विस संविधान के संघवादी तत्वों का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। नंबर 1, लिखित और कठोर संविधान। संघीय शासन व्यवस्था का प्रथम तत्व लिखित और कठोर संविधान होता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में बनी रहें और दोनों में से किसी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में ऐसे ही लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। नंबर 2, शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। विशेष बात यह है कि ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। स्विट्जरलैंड के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और कैंटोनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका के ही समान गणना अथवा अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है तथा संघीय सरकार की शक्तियों व उसके अधिकारों के अतिरिक्त शेष को कैंटोनों की सरकार की शक्ति माना गया है। जो विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें केंद्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में और शेष विषयों को कैंटोनों की सरकारों के कार्यक्षेत्र में रखा गया है। नंबर 3, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघीय शासन का तीसरा तत्व न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा उसकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी और यदि संघ अथवा इकाइयों की ओर से अपने कार्यों अथवा कानून द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह संघ अथवा इकाइयों के ऐसे कानून को जो कि संविधान के विरुद्ध हैं अवैध घोषित कर सकती है। संघ व इकाइयों के बीच शासन शक्ति से संबंधित विवादों का निर्णय उसी का काम होता है।
नवीन संविधान के अनुच्छेद 189 की उपधारा 2 में कहा गया है कि राज्यमंडल और कैंटोनों के बीच या कैंटोनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाएगा। न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्जरलैंड संघात्मक की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में पूरा नहीं उतरता। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका को यह सर्वोच्चता और उस रूप में न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है जिस रूप में वह अमेरिका की न्यायपालिका को प्राप्त है। स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय कैंटोनों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्मित कानून का तो संवैधानिकता के आधार पर परीक्षण कर सकता है और उन्हें यदि संविधान के विरुद्ध समझें तो अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के संबंध में उसके द्वारा इस शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संघीय न्यायालय केंद्रीय शासन को संविधान का अतिक्रमण करने से नहीं रोक सकता है। इस दृष्टि से स्विट्जरलैंड का संघात्मक की कसौटी पर संपूर्ण अंशों में खरा नहीं उतरता है, क्योंकि इस संबंध में संघ की इकाइयों की तुलना में संघ को अधिक महत्व दे दिया गया है। नंबर 4, उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व। संघात्मक शासन का यह महत्वपूर्ण तत्व है कि संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। स्विट्जरलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटनों में अंतर किया गया है। पूर्ण कैंटनों के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटनों के द्वारा अपना 1 प्रतिनिधि सीनेट संघीय संसद के द्वितीय सदन के लिए भेजा जाता है। नंबर 5, संशोधन कार्य में इकाइयों की शक्ति। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों को भी उचित अधिकार दिया जाता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के इस तथ्य को अपनाया गया है। संशोधन प्रस्ताव करने व उसकी पुष्टि में संघ की इकाइयों की जनता का पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जा सकता जब तक कि आधे से अधिक कैंटनों द्वारा उसे स्वीकार न किया जाए। नंबर 6, तिहरी नागरिकता। ऐसा समझा जाता है कि संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। प्रथम संघ की नागरिकता और द्वितीय राज्य की नागरिकता। स्विस संविधान इस दृष्टि से एक कदम आगे है। वहाँ प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकताओं की व्यवस्था की गई है। नंबर 1, म्युनिसिपैलिटी की नागरिकता। नंबर 2, कैंटनों की नागरिकता और नंबर 3, स्विस संघ की नागरिकता। नवीन संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है, स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे म्युनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता प्राप्ति का क्रम है म्युनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटनों की नागरिकता तथा उसके उपरांत स्विस संघ की नागरिकता। उपर्युक्त विवेचन से नितांत स्पष्ट है कि संघीय व्यवस्था के अधिकांश लगभग सभी प्रमुख तत्व स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था में विद्यमान हैं। संविधान में संघ के स्थान पर राज्यमंडल शब्द का प्रयोग किए जाने से स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, वरन यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। स्विट्जरलैंड में यद्यपि न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक नहीं अपनाया गया है और संघीय न्यायालय को संघीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों की जांच करने तथा उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है, लेकिन ऐसा
एक विशेष कारण से है। स्विस नागरिक जनता की प्रत्यक्ष सत्ता में अत्यधिक विश्वास करते हैं और वे इस बात के पक्ष में नहीं हैं कि उनके प्रतिनिधियों की संस्था की शक्ति पर न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रतिबंध लगाया जाए। संघीय न्यायालय के ही एक न्यायाधीश हैंस हूवर के शब्दों में, जनता की दृष्टि से संवैधानिक कानून का न्यायिक परीक्षण लोकतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन है। इस प्रकार न्यायपालिका के संबंध में किया गया प्रबंध संघात्मकता के प्रति उनकी कम आस्था नहीं वरन लोकप्रिय संप्रभुता के प्रति अत्यधिक आस्था का प्रतीक है। स्विट्जरलैंड की संघीय संसद पर जनता की लोक निर्णय की शक्ति का प्रतिबंध है। वस्तुतः संघीय व्यवस्था के आदर्श को विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए एकात्मक शासन के कुछ गुणों को ग्रहण कर लिया गया है। स्विस संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक न अपनाए जाने के कारण इसे संघीय शासन मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। संघीय शासन का मूल तत्व प्रोफेसर हियर के कथानुसार शक्तियों के इस प्रकार विभाजन से तात्पर्य है कि केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें हर एक स्वतंत्र भी रहें और अन्योन्याश्रित अथवा संयुक्त भी। संघीय व्यवस्था के अधिकारी विद्वानों प्रोफेसर हियर स्वयं स्वीकार करते हैं कि स्विट्जरलैंड में ऐसी ही स्थिति है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड मोटे तौर पर एक संघ है और इसे राज्यमंडल की संज्ञा देना भ्रामक है।